नमस्ते बच्चों। आज हम इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में नया जैव अणु शुरू कर रहे हैं, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, करीबन 12 लेक्चर हमने कार्बोहाइड्रेट पर लगाए। बहुत सारी संरचनाएं थी उसमें, धीरे धीरे हमने उसको किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको वो संरचनाएं अच्छी तरह से आ गई होंगी। अब हम प्रोटीन्स को शुरू करते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक होते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट थे वो कई प्रकार के थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, या हम उसको ओलिगोसैकेराइड कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड थे वो मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बने थे, तो हैं तो ये सब बहुलक ही। तो प्रोटीन भी बहुलक है। ये बहुलक है अमीनो अम्ल का या एमिनो एसिड का बहुलक है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, जिस पर प्रश्न भी आ सकता है और आपको पता भी होनी चाहिए, प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों का बहुलक होते हैं। अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन। अब हम अल्फा अमीनो अम्ल की संरचना बनाते हैं। हमने 10th क्लास से लेकर के 10th में भी और 11th में भी हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, उनका नामकरण पढ़ा है। तो उसमें हमने जो अम्ल पढ़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें COH ग्रुप होता है। अब COOH ग्रुप हमेशा सबसे बड़ा, प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला ग्रुप माना जाता है COOH। तो COOH ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन है उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन याद रखें, मुख्य ग्रुप है COH, उसके साथ वाला, उसके बगल वाला जो कार्बन है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर यदि अमीनो समूह लग जाए, NH2 लग जाए, तब हम उसे कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। इसमें कार्बन है, कार्बन के 4 संयोजकताएं होती हैं, जिनमें से एक संयोजकता हमेशा COOH द्वारा पूरी हो रही है। ये जो अल्फा कार्बन है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो रही है, तीसरी पर NH2 है, और चौथी संयोजकता पर हमने R लगाया है। ये R परिवर्तनशील समूह होता है, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है R के स्थान पर, तो हम इसे परिवर्तनशील समूह बनते हैं। तो आपने जो दूसरी बात याद रखनी है, जिसको बना करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है, वो है अल्फा एमिनो अम्ल की सामान्य संरचना। एक कार्बन जिसके साथ COH जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये तीन तो जुड़े ही रहेंगे, और उसके अलावा R जुड़ा है जो बदलता रह सकता है। ये है अल्फा अमीनो अम्ल की संरचना। R की प्रकृति बदलने पर अमीनो अम्ल भी बदल जाएगा। 20 ऐसे अमीनो अम्ल ज्ञात हैं जो अनंत प्रकार से जुड़ते हैं आपस में। हमने अभी बात की अमीनो अम्लों का बहुलक है, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो 20 अमीनो अम्ल हैं, ये आपस में जुड़कर अनंत प्रकार के प्रोटीन बना सकते हैं, हजारों प्रकार के प्रोटीन बना सकते हैं। आपको ध्यान है, अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सिर्फ A से लेकर Z तक, और असंख्य वर्ड्स, शब्द उसके द्वारा बनाए जा चुके हैं, उनको आपस में जोड़कर बिल्कुल वही होता है। 20 अमीनो अम्ल हैं प्रोटीन बनाने वाले। वैसे अमीनो अम्ल बहुत ज़्यादा है, अमीनो अम्लों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन जो बना सकें वो अमीनो अम्ल 20 हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 20 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो अनंत प्रकार से आपस में जुड़ करके हजारों प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। अब इन 20 अमीनो अम्लों की जो आपकी बुक में पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है 14.2, ये आपके साधारण अमीनो अम्ल का सामान्य संरचना है।
और आर की वैल्यू चेंज होते ही किस प्रकार से अमीनो अम्ल बदलते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से जो कुछ मुख्य हैं वो आपको मैं करवा देती हूँ। हम उनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे आर बराबर एच। यदि आर की जगह पर एच हो तो क्या हो जाएगा अमीनो अम्ल? इस संरचना को दोबारा ही तो लिखना है, लिख देते हैं। आर की जगह पर एच, बाकी तो था ही एक कार्बन जिस पर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ COH है और एक तरफ NH2 है। जब आर की जगह पर एच लग जाता है तो इस अमीनो अम्ल को कहा जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ग्लाइसिन सबसे साधारण, सामान्य, सबसे छोटा अमीनो अम्ल है जिसमें एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ये है ग्लाइसिन। इसके बाद जो हम दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें R बराबर CH3। अगर R की जगह पर CH3 ग्रुप, इसको मैथिल ग्रुप बोलते हैं, मैथिल ग्रुप बोलते हैं। R की जगह पर अगर मैथिल ग्रुप लगा हो तो क्या हो जाएगा? पहले तो हम अल्फा कार्बन बना ही लिया करो। बस यहाँ पर CH3 लगाना है आपको। इस एमिनो एसिड को कहा जाता है एलानीन। एलानीन। मैं एक काम करती हूँ, आपकी उस टेबल में जहाँ जहाँ ये दे रखे हैं एमिनो एसिड, उसका क्रम यहाँ लिख देती हूँ पेंसिल से। आपको अपने नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में भी इनको चेक कर सकते हैं। उस सारणी में 1 नंबर पर है, एलानिन है 2 नंबर पर। और एमिनो अम्ल देखते हैं और उदाहरण करते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि R के स्थान पर यह ग्रुप जुड़ जाए, CH2 4 बार और फिर NH2, तब क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन, अल्फा कार्बन बना रहे हैं हम, हाइड्रोजन, NH2 COOH। इधर ये वाला ग्रुप जुड़ेगा। ध्यान रखेंगे जोड़ते समय इसको CH2 की तरफ से जोड़ा जाएगा, NH2 लास्ट में आएगा क्योंकि बॉन्डिंग कार्बन के साथ ही होनी है इसकी। आप इसको दोनों तरह बना सकते हैं। 4 बार CH2 को खोल कर लिख दीजिए, CH2 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 CH2, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर NH2। ये जो ग्रुप है उसके जुड़ने पर जो अमीनो एसिड बना वो है लाइसीन। लाइसीन। इसका जो नंबर है आपकी बुक में वो है 7 नंबर पर है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, जब R बराबर है CH2, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल के यहाँ 2 लगा देंगे तो एक ही बात हो जाएगी, COOH। देखिए, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, NH2 COOH। R की जगह पर CH2 2 बार और COOH। इस एसिड को कहा जाता है ग्लूटामिक एसिड।
ग्लूटामिक अम्ल। इसका जो क्रम है हमारी बुक में, सारणी में, वो है 8 नंबर पर ये आपके दे रखा है। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है जब R बराबर हो जाता है CH2COOH। यहाँ पर 2 CH2 थे, केवल एक CH2 है। देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, एमिनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, CH2COOH। नाम है एस्पार्टिक अम्ल। बुक में क्रम संख्या 9। तो ये कुछ मुख्य अम्ल हमने पढ़े। ये आपको इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि आगे हम वर्गीकरण करेंगे अमीनो अम्लों का। उस वर्गीकरण में ये एग्जाम्पल आपको दोबारा करने हैं। तो ये संरचनाएं आपको यहाँ पर इसलिए बनवाई हैं। एग्ज़ाम में इनमें से स्पेशली कोई संरचना कम पूछी जाती है। एक ग्लाइसिन है जिस पर प्रश्न आते हैं, उसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्लाइसिन से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, जिस प्रकार से एग्जाम्पल आते रहेंगे। तो उसकी जो एक मेन बात हम कर चुके कि ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो अम्ल है जिसमें R का मान होता है H। सबसे छोटा संरचना वाला एमिनो अम्ल होता है। इसके बाद हमें एक टॉपिक करना है, बुक में से करेंगे वो टॉपिक, वो है एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। देखते हैं एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, इसे समझते हैं। एमिनो अम्लों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण, फर्स्ट वर्गीकरण हम कर रहे हैं वो इस आधार पर कर रहे हैं कि एमिनो समूह किस कार्बन पर है। हमने अभी बात की थी कि COOH को हम मुख्य कार्बन मानते हैं, पहला कार्बन मानते हैं। उसके जो साथ वाला कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, उससे अगला कार्बन होता है बीटा कार्बन, उससे अगला कार्बन गामा कार्बन। इस प्रकार से ये आगे चलते हैं। तो यदि एमिनो समूह अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा है तो अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा कार्बन के साथ जुड़ा है तो बीटा अमीनो अम्ल, और गामा कार्बन पर जुड़ा है तो गामा अमीनो अम्ल। प्रोटीन केवल अल्फा अमीनो अम्लों से बनते हैं, तो हमने अल्फा अमीनो अम्लों को ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो ये है अल्फा अमीनो अम्ल। अमीनो समूह अल्फा स्थिति पर होता है कार्बोक्सिलिक समूह के। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, दोनों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ग्लाइसिन होता है R की जगह पर और एलानिन में CH3 होता है। बीटा अमीनो एसिड एग्जाम्पल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको पता चलना चाहिए कि ये बीटा है, ये कार्बोक्सिलिक समूह प्राथमिक, इसके साथ जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, और अगर उस पर अमीनो ग्रुप जुड़ा है बीटा कार्बन पर तो बीटा अमीनो एसिड। ऐसे ही गामा, लैम्डा अमीनो एसिड होते हैं। तो इनके भी एग्जाम्पल आपके इसमें दे रखे हैं। आप समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हो जहाँ से आप बात को आसानी से समझ पाएँ, लेकिन इन सूत्रों को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण, ये तो पहला वर्गीकरण हो गया था। दूसरा वर्गीकरण याद रखना, फिर से बता रही हूँ, वर्गीकरण के लिए अल्फा, बीटा, गामा अमीनो अम्ल लिए गए हैं, लेकिन प्रोटीन केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर उदासीन, अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्ल। अब आपको लगेगा जी एक ही तो होता है, एक COH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, ये तो बराबर होते हैं। नहीं, जो R है जिसको चेंज किया जा सकता है उसमें हो जाती है कई बार यह बात कि R के अंदर, खुद के अंदर COH एक्स्ट्रा आ गया, NH2 एक्स्ट्रा आ गया, उसकी बात यहाँ की जा रही है। सबसे पहले उदासीन अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो एसिड
जिनमें COOH और NH2 की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर एक बात और सीखिए, समझिए, याद करिए पीछे वाला। COOH ग्रुप अम्लीय नेचर का होता है, इसकी जो नेचर है वो होती है अम्लीय, जबकि एमिनो समूह NH2 इसकी नेचर होती है क्षारीय। जब दोनों बराबर संख्या में उपस्थित हैं, एक वो है एक वो है, तो ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तो वो उदासीन एमिनो अम्ल। जरूरी नहीं कि एक एक, दोनों दो दो होंगे, दोनों तीन तीन होंगे। जब भी किसी एमिनो अम्ल में COOH और NH2 की संख्या बराबर होगी तो वो उदासीन एमिनो अम्ल होंगे। ग्लाइसिन इसका एग्जाम्पल है, एलानीन इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, हमने ग्लाइसिन और एलानीन की संरचनाएं भी की हैं। इसमें देखिए, ये ग्लाइसिन, एक COOH एक NH2, और ये है एलानीन, एक COOH और एक NH2। ये उदासीन एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल हुए। इसके बाद अम्लीय एमिनो अम्ल, आप इसकी परिभाषा खुद कर सकते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें COOH की संख्या ज़्यादा है NH2 से, COOH ज़्यादा है NH2 से, वो अम्लीय एमिनो अम्ल हो गए। एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ कर चुके हैं। आपकी टेबल जो सारणी है उसमें 8 नंबर है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल में R की वैल्यू होती है CH2CH2 COOH। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको पूरा नज़र आने लगेगा। NH2 केवल एक है, क्षारीय तो एक रहा, और COH 2 हो गए, तो ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अम्ल ज़्यादा क्षार कम, ये अम्लीय एमिनो एसिड का एग्जाम्पल हो गया। पीछे लगा भी तो हुआ अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। ऐसा ही तो एस्पार्टिक अम्ल है, ये देखिए, ये है एस्पार्टिक अम्ल, 9 नंबर पर दे रखा है। पीछे इसके भी अम्ल लगा है, इसमें भी 2 COOH है और एक NH2 है, क्षारीय 1 अम्लीय 2, एस्पार्टिक अम्ल। ये दोनों ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल, ये दोनों एग्जाम्पल हैं अम्लीय एमिनो अम्लों के। आगे है क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल जिसमें NH2 ज़्यादा है, COH की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं NH2 ज़्यादा है COOH से, वो है क्षारीय एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल करते हैं, हमने बुक में एग्जाम्पल इसमें कॉपी में किया है। लाइसिन, लाइसिन 7 नंबर पर दे रखा है। इसका सूत्र देखिए, COH NH2 बेसिकली तो था ही, लेकिन जो R है उसमें एक NH2 और आ गया, NH2 2, क्षारीय 2, अम्लीय केवल 1। तो ओवरऑल इस पूरे एमिनो एसिड की लाइसिन की जो नेचर है वो हो गई क्षारीय नेचर। ठीक है, तो ये क्षारीय एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल है। अब आप समझ पाए कि मैंने यही एग्जाम्पल आपको क्यों करवाए, क्योंकि हमें वर्गीकरण में इन एग्जाम्पल्स को लेना था। अगला वर्गीकरण तीसरा, पहला था अल्फा बीटा गामा के आधार पे, दूसरा हुआ उदासीन अम्लीय और क्षारीय आधार पे, और तीसरा है आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो बच्चों, अभी हमने बात की कि 20 एमिनो अम्ल हैं जो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, जंतुओं के लिए भी, पौधों के लिए भी ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए जब प्रोटीन ज़रूरी है तो अमीनो अम्ल भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अमीनो अम्लों के द्वारा ही तो हमारा शरीर प्रोटीन बनाता है। तो हमें अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में होने ही चाहिए, या अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहुंचने चाहिए। अब होता क्या है कि हमें 20 के 20 अमीनो एसिड चाहिए। सभी 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत हमारे शरीर को रहती है, ताकि सभी प्रकार के आवश्यक प्रोटीन हमारा शरीर बना सके। लेकिन इन 20 अमीनो अम्लों में से 12 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो शरीर स्वयं बना लेता है। स्वयं बनाता का मतलब है कि शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। दूसरे अमीनो एसिड को बदलकर उनमें कुछ चेंज करके भी ये अमीनो एसिड बनाए जा सकते हैं, और नए सिरे से भी बॉडी इनका निर्माण कर लेती है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में।
फिर उनको काम में ले लेती है। लेकिन 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें शरीर नहीं बना सकता, किसी भी कंडीशन में शरीर के अंदर वो नहीं बनेंगे। तो उनसे संबंधित प्रोटीन्स का क्या होगा? जिन प्रोटीन में ये 8 अमीनो एसिड डलने जरूरी हैं, जुड़ने जरूरी हैं, उन प्रोटीन्स का क्या होगा? वो प्रोटीन शरीर को नहीं मिलेंगे। तो इन 8 अमीनो एसिड्स को हमेशा हमें भोजन के साथ लेना पड़ता है। उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड हैं जो हमारे भोजन में आवश्यक रूप से सम्मिलित होने चाहिए। शरीर बेचारा उनको नहीं बना सकता। और अनावश्यक अमीनो एसिड वो हैं जिनका निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है। उन्हें भोजन में ले लें तो बहुत अच्छा, ना ले तो भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, शरीर उसे स्वयं भी बना लेता है। उन्हें कहते हैं अनावश्यक। तो अनावश्यक को ऐसे मत समझना कि इनकी ज़रूरत नहीं है, शरीर को ज़रूरत है, लेकिन भोजन के साथ लेने जरूरी नहीं है, शरीर अपने आप बना लेगा। इस मामले में शरीर आत्मनिर्भर होता है। तो ये है आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल है 8 और अनावश्यक अमीनो अम्ल है 12। अब आपकी बुक में एक लिस्ट दे रखी है इन आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड की। अनावश्यक अमीनो एसिड इसमें नहीं दे रखे क्योंकि आपको 20 के 20 अमीनो एसिड की लिस्ट मिल गई जो प्रोटीन बनाने के लिए काम में आते हैं। उनमें से आवश्यक अमीनो एसिड की लिस्ट हम कर लेते हैं, बाकी के बचे हुए अनावश्यक हुए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं अगर वो शरीर को ना मिलें तो इनकी कमी से शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी अमीनो एसिड की कमी से नहीं होती, बीमारी होती है उस प्रोटीन की कमी से जिसमें ये अमीनो एसिड होना चाहिए था। तो इनकी पूर्ति के लिए, इन आवश्यक अमीनो एसिड की पूर्ति के लिए हमें भोजन में इन अमीनो एसिड्स को लेना पड़ता है। संतुलित भोजन लीजिए। अब ढूंढते थोड़ी रहेंगे कि अब कौन सा भोजन खाएं, कौन सा ना खाएं, कौन सा अमीनो एसिड मिला, कौन सा नहीं मिला। तो संतुलित भोजन कीजिए। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका संतुलन रखिए। उम्र के अनुसार भोजन लीजिए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात, कैसीन, ये दुग्ध प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे 6 महीने की उम्र तक उन्हें केवल दूध ही पिलाया जाता है ताकि इन अमीनो अम्लों की पूर्ति प्रॉपरली शरीर को मिलती रहे। और यही कारण है कि दूध बच्चों को और बड़ों को ये कहा जाता है कि दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भोजन में सम्मिलित करने चाहिए ताकि और किसी तरफ से और किसी डाइट में से आवश्यक अमीनो अम्ल मिलें या ना मिलें, दूध में सारे अमीनो अम्ल होते हैं आवश्यक 8 के 8, वो मिलते रहें। ये नीचे लिस्ट दे रखी है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें बेटा, इस लिस्ट में आपको 10 अमीनो अम्ल नज़र आ रहे हैं। इनमें से पहले 8 अमीनो अम्ल तो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, क्योंकि बार बार मैं 8 अमीनो अम्ल की बात कर रही हूँ। लेकिन जो आखिरी 2 हैं इनको सेमी एसेंशियल कहा जाता है। इंग्लिश में आवश्यक अमीनो अम्ल को कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड, और ये जो आखिरी 2 हैं इनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ये वो अमीनो एसिड है जो शरीर में बनते तो हैं लेकिन बहुत धीमी गति से बनते हैं, बहुत धीरे बनाता है शरीर इनको। तो ये ना तो पूरी तरह से आवश्यक हैं और ना ही पूरी तरह से अनावश्यक हैं। तो हम इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड या एसेंशियल अमीनो एसिड की श्रेणी में याद कर लेते हैं, तो बेटर होता है इन्हें बाहर से ले लिया जाए। तो अब ये आपके सामने 10 अमीनो एसिड हैं। पहले इन 2 को देख लेते हैं, ये कौन से हैं जो सेमी एसेंशियल हैं। आर्जिनिन और हिस्टिडीन, लिख के याद करना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये सेमी एसेंशियल हैं। अब करते हैं ये 8 अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफेन, मैथियोनाइन, ल्यूसीन, फेनिलएलनिन, प्रियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। इनको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने याद तो करने हैं। 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स या 8 आवश्यक अमीनो अम्ल आपको याद करने ही करने हैं। तो इसमें
इनको याद करने के लिए एक तरीका आपको बता देते हैं। आप इनको जोड़े बना करके याद करें। मिलते जुलते अमीनो एसिड हैं, इसी क्रम में याद होते हैं। आप इनकी जोड़ियां बना लें जो मिलते जुलते आपको लगते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद ये आसानी से याद होंगे। अब इसमें 1 नंबर पर है ट्रिप्टोफेन, इसको अकेले को याद करो। पहला है ट्रिप्टोफेन, इसको अकेले याद कर लो। मैंने यहाँ बुक में, आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा, एक क्रम बना करके दिया है। जो मिलते जुलते नाम वाले होते हैं उनका क्रम बनाया है हमने। तो 1 नंबर को अकेला कर लें। 2 नंबर को 7 नंबर के साथ याद करें। 2 नंबर है वैलिन, 7 नंबर है फेनिलएलानिन। नाम मिलते जुलते हैं तो आप इसको याद कर लें, वैलिन और फेनिलएलानिन। एक दिन में 2-2 अमीनो एसिड भी याद करेंगे तो एक हफ्ते में सब याद कर लेंगे। पहले दिन एक याद कर लें ट्रिप्टोफेन, दूसरे दिन वैलिन और फेनिलएलानिन याद करें और ट्रिप्टोफेन को रिवाइज कर लें तो 3 याद हो गए आपको। उसके बाद है 3 नंबर और 9 नंबर। 3 मैथियानिन और 9 प्रियोनिन। दोनों के पीछे नीन आ रहा है, मैथियोनिन, प्रियोनिन। फिर है 5, 4 और 6, इनको इकट्ठा याद करें। 5 नंबर ल्यूसीन, 4 नंबर आइसोल्यूसिन और 6 नंबर लाइसिन। इनको इकट्ठा याद करें। फिर है 8 और 10, ये तो आपके हैं ही नॉन एसेंशियल, आपको पहले ही बता दिया। सेमी एसेंशियल सॉरी, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो ये 8 अमीनो एसिड हो गए, 3, 2, 5 और 3 8, और ये 2 सेमी एसेंशियल हो गए। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप इनको याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम अमीनो अम्लों के और गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ काफ़ी बातें ऐसी हैं जो आपको नई भी सीखनी है और कुछ पुरानी बातों को साथ में रिवाइज करेंगे और फिर अमीनो अम्लों से प्रोटीन का बनना सीखेंगे। थैंक यू।